अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 42, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। कशफ। जैसे ही सजल ने उसे थामा, सजल के लबों से बेख्तियार कशफ का नाम फिसला था। या अल्लाह है, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कशफ का नाम सुनते ही आबदा ने यकलख मुड़ के बेटी को देखा तो वो भी खामोश नहीं रह पाई। कशफ मेरी जान। यह असफी था जो आबदा की आवाज़ पर ना सिर्फ मुड़ा बल्कि कशफ को अपनी बाहों में भरे हुए वहाँ साइड पर लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ गया। पानी पानी लाएं जल्दी से। कशफ का सर उसकी गोद में था। वो उसके रुखसार थपथपाते हुए उन सब की तरफ देखकर पानी लाने के लिए कह रहा था, जो कशफ की हालत देखकर अब डॉक्टर को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह थे। असफी की बात सुनते ही असद ने दौड़ लगाई और अगले चंद मिनटों में वो पानी ले हाजिर हो चुका था। लेकिन उसके पानी लाने से कबल आबदा ने कुर्सियों के पास रखी पानी की बोतल उठाकर असफी की तरफ बढ़ाई, जो शिराज उनके पास रख गया था। असफी ने चुल्लू में पानी भरते हुए उसके चेहरे पर डाला तो वो होश में आने लगी। असफी ने ग्लास में पानी उंडेलकर कशफ को सहारा देकर बिठाया और ग्लास उसके लबों से लगाया। उसने चंद घूंट भरे, लेकिन एक बार फिर सबको अपने इर्द गिर्द जमा देखकर, जिनकी तवज्जो उसी पर मरकूज थी जो उससे कुछ पूछ रहे थे, उन्हें देखते ही वो खुद को रोने से बाज रख पाई थी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब्र से काम लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, दुआ करो बालाज के लिए। असफी ने उसे सीने से लगाए हुए उसके सर पर बोसा देते हुए अपनी बातों से उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए। असफी की हमदर्दी जताने की देर थी और यहाँ कशफ अपना ज़ब्त हो चुकी थी। अब उसे अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की भी परवाह नहीं थी और वो असफी के सीने में मुँह छुपाए बिलखने लगी थी। उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये एक जुमला कहते ही वह असफी के सीने पर माथा टिकाए अपना गम हल्का करने लगी थी, जब आबदा ने भी उसके सर पर दस्त से शफकत रखा। बस बस, ऐसा नहीं सोचते, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। बालाज को इस वक्त हम सबकी दुआओं की ज़रूरत है। असफी ने उसे फिर से दिलासा दिया। असद भी उसे यूं रोते देखकर समझा कि वो बालाज से मोहब्बत करती है, जब ही दर्द बर्दाश्त से बाहर है। यही वो लम्हा था अपनी मोहब्बत और कशफ की यादों और ख्यालात से खुद को आज़ाद करने का। यकीनन चाहने वालों को तो दिल से नहीं निकाला जाता, लेकिन दिल को तो आमादा किया जा सकता है कि वो शख्स मेरे लिए नहीं बना, वो किसी और का मुकद्दर है। अब असद को उसकी तरफ ही रुजू करना था जिसे खुदा ने उसके लिए मुंतखब किया था। धीरे धीरे सभी कुर्सियों पर बैठ चुके थे, लेकिन सबकी निगाहों का मरकज़ ICU का ग्लास डोर ही था। सबकी नज़रें वहीं टिकी थीं। शिराज अब भी वहीं खड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि बाकी सब तो ख़ानदान के अफराद हैं, एक साथ बैठे एक दूसरे का दर्द बांट के एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं। लेकिन उसका वहाँ बैठना मुनासिब नहीं था। जब भी वो ICU के बाहर दीवार से टेक लगाए खड़ा था, वो फिलवक्त यूनिफॉर्म में मलबूस नहीं था। सिविल ड्रेस, ब्लैक पैंट पर मैरून जर्सी पहने हुए था, लेकिन उसकी शख्सियत का रोब अब भी बरकरार था। आधी रात होने को थी जब बालाज के घर ना लौटने पर अब साबिर चाचा को तशवीश होने लगी थी। उनका दिल तो शाम से ही जब बालाज घर से निकला था बोझलपन सा महसूस कर रहा था, लेकिन वो अपने दिल में वहम पालने से खुद को बाज रखे हुए थे। वो दिल में अंदेशों को जगह देने की बजाय उसके लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन अब वक्त काफ़ी हो गया था, इसलिए अब वो दिल के खौफ पर काबू नहीं पा सके थे कि अब ना चाहते हुए भी दिल के अंदेशे बढ़ने लगे थे। साबिर चाचा हमेशा एक माँ की तरह उसके लिए फ़िक्रमंद रहते थे। बिलाखिर उन्होंने दिल के हाथों मजबूर होकर लैंडलाइन से बालाज का नंबर डायल किया। उसका मोबाइल अभी भी शिराज के पास ही था। शिराज ने जो खबर साबिर चाचा को सुनाई थी, वो खबर सुनते ही वो लड़खड़ा गए थे। उनका धुआं धावा होता चेहरा उनकी कैफियत का आगाज़ था। ये खबर सुनते ही वो लम्हे की ताख़ीर किए बिना ड्राइवर के हमरा हॉस्पिटल आ पहुँचे और फिर जैसे ही उन्होंने ICU के ग्लास डोर से झाँक कर बालाज को देखा तो तड़प कर रह गए। उनके चेहरे पर वही दर्द रकम था जो आज अगर शहाब साहब हयात होते तो
तो बालाज को देखकर उनके चेहरे पर होता। कैसे हो गया ये सब, क्या हो गया है बाबा को? वो बड़बड़ाते हुए रोने लगे थे जब शिराज ने आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगा लिया था, क्योंकि वो जानता था कि साबिर चाचा के लिए बालाज उनकी औलाद की तरह ही है, इसलिए वो उनकी तकलीफ़ को समझ सकता था। जब ही उन्हें तसल्लियाँ देने लगा था। डॉक्टर कमरे से निकले तो एक बार फिर से सब कुर्सियों को छोड़े डॉक्टर की तरफ लपके थे। एक बाजू पर दबाव पड़ने से वो फ्रैक्चर हो गया है और सर पर गहरी चोट आई है, इसलिए उनके होश में आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है कि वो अपनी याददाश्त खो दें, या फिर ऐसी सूरत हाल में मरीज़ के कोमा में जाने का ख़तरा भी हो सकता है। बस आप लोग दुआ कीजिए, अगले 24 घंटे उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। डॉक्टर अपनी बात कह कर जा चुके थे और डॉक्टर की तरफ से बालाज को देखने की इजाज़त भी मिल चुकी थी। सबसे पहले मीनू गई थी। असफ़ी जानता था कि ऐसी सूरत हाल में उसे असफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि वो बालाज को इस हालत में देखकर ज़ब्त नहीं कर पाएगी। जब भी वो भी उसके पीछे ही कमरे में चला आया था, और ऐसा ही हुआ था। वो बालाज को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। असफ़ी ने उसे सीने से लगाए हुए हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर उसे साथ लगाए हुए बाहर ले आया। फिर साबिर चाचा और शिराज आए थे। साबिर चाचा भी उसे इस हालत में देखकर ज़ब्त खो बैठे थे। बालाज बाबा, ये सब कैसे हो गया? वो रोते हुए बड़बड़ाए थे। शिराज ने उनकी शाने पर अपना मजबूत हाथ रखकर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें बाहर ले आया। फिर आबदा और सफ़ीर भी भांजे को देखने आए थे। सबके बाद कशफ हिम्मत जताकर उठी और बालाज को देखने के लिए आईसीयू की तरफ कदम बढ़ा गई। वो मुंह पर हाथ रखे रोने लगी थी। फिर से बालाज के जुमले समातों में बाज़कश कर रहे थे। क्यों किया आपने ऐसा? एक गलती की माफ़ी के लिए खुद को इतनी बड़ी सज़ा दे डाली। एक गलती को धोते धोते एक नई गलती कर बैठे। वो गलती मैं माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन इस गलती को माफ़ नहीं करूँगी जिसका ज़िम्मेदार आपने मुझे ही बना दिया है। मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा है। पट्टियों में जकड़े हुए इस वजूद को देखना उसे भी तकलीफ़ दे गया था। वो जो ज़िद्दी और मनमानियाँ करने वाला था, आज इस हालत में तकदीर के रहमो करम पर पड़ा था कि जाने आगे इसके लिए क्या दर्ज था। इंसान की कुछ सज़ाएं तब तक माफ़ नहीं होती जब तक सहने वाला ना माफ़ कर दे। कशफ के दिल ने उससे कुछ कहा था। मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है। खुदा इनको ज़िंदगी बख्श दीजिए और सेहत भी, वरना फिर मैं भी हमेशा पछतावों की जद में रहूँगी। हालांकि मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ बालाज। ये देखकर भी कि आप मेरी खुशी, आज़ादी और माफ़ी के लिए इस हद तक चले गए, तो फिर भी कठोर बनी रहूँ। मैंने आपको माफ़ कर दिया। कशफ इस बेहोश पड़े वजूद से वो सब कुछ कह गई थी जिसकी तमन्ना बारहा इस शख्स ने होश की दुनिया में कशफ से की थी। अब उसका वहाँ रुकना मुहाल था। जब भी बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से बाहर निकल आई। बालाज को देखने के बाद नाहिद, असद और सजल तो घर रवाना होने के लिए तैयार थे, जबकि सफ़ीर साहब का इरादा रुकने का था, लेकिन असफ़ी ने उन्हें भी भेज दिया था। शिराज भी असफ़ी से मिलते ही फिर कि वो फिर चक्कर लगाएगा निकल गया था। असफ़ी ने आबदा, कशफ और मीनू को भी घर जाने के लिए कहा था कि वो घर जाकर आराम करें, वो यहाँ रुकेगा। और फिर आबदा और कशफ को असफ़ी ने ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया था, क्योंकि मीनू ने जाने से इनकार कर दिया था कि वो यहीं रुकेगी। असफ़ी, बालाज भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? मीनू आईसीयू के बाहर पड़ी कुर्सियों पर असफ़ी के शाने पर से टिकाए बैठी थी। नम आँखों से वो उससे सवाल कर रही थी। कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। देखिएगा कि बालाज बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बस आप दुआ करें। असफ़ी उसके गिर्द अपना बाजू हमाइल करते हुए उसे तसल्ली दे रहा था। दिल बहुत हसास हो गया है असफ़ी, इतना कि अब किसी को भी खोने से डरती हूँ। मीनू ने कर्ब से आंखें मूंदे हुए कहा। बेखौफ हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बालाज ठीक हो जाएगा और असफंद कमाल भी आपके साथ खड़ा है, आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। सो हर खौफ और वहम को दिल से इनका झटक दें। असफ़ी ने उसके सर पर लब रख दिए थे। वो इस वक्त उसकी तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकता था। असफ़ी की बातों से मीनू के दिल को ठारस बंधी। वो बालाज के लिए दुआएं मांग रही थी और इसी दौरान उसकी आँख लग गई। असफ़ी ने बहुत एहतियात से उसका सर अपनी गोद में रखा और अपना कोट उतार कर उसे ढाँप दिया। वो भी कुर्सी की बुश पर सर टिकाता आंखें मूंद गया था।
साबिर चाचा सबके चले जाने के बाद बालाज के पास आ गए थे। वो कलाम पाक पढ़ पढ़ कर उसे दम भी करते जा रहे थे और नम आँखों से उसके लिए दुआ को भी थे। आखिर सबकी दुआएं रंग ले आईं। मुझे माफ़ कर दो कशफ। बालाज के लबों में जंबिश हुई थी। आंखें तो अभी बंद थीं, लेकिन वो कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। साबिर चाचा बाहर की सिम दौड़े और फिर अस्वी और मीनू को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा तो सीधा डॉक्टर को बुलाने चले आए। कुछ ही देर में वहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे। मुआयने के बाद और बालाज की बड़बड़ाहट सुनकर यह खतरा तो टल गया था कि उसके दिमाग पर कोई असर पड़ा है, क्योंकि उसकी याददाश्त सलामत थी। वो अब भी वही जुमले दोहराता जा रहा था। डॉक्टर भी उसके एक ही जुमले की तकरार सुनकर समझ गए थे कि यह एक्सीडेंट इत्तफाकन नहीं हुआ, बल्कि दिल बर्दाश्त हुए इस शख्स का अपना ही हाथ है। मुबारक हो, आपका मरीज अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब चाचा को देखकर मुस्कुराते हुए नवीस सुना रहे थे। मुआयने के बाद वो तो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन अब साबिर चाचा वहाँ मौजूद थे। कशफ, बालाज ने जब उसे पुकारा तो साबिर चाचा का दिल कट के रह गया। वो समझ गए थे कि ये सब बालाज ने जज्बातीपन में किया है। वो रात को मुकम्मल होश में नहीं आया था। नीम बेहोशी के आलम में वो बड़बड़ाता रहा, लेकिन फिर जल्द ही दवाओं की ज़ेर असर फिर से मुकम्मल गशी में चला गया था। कशफ और आबदा घर पहुंचने के बाद भी इस तरफ से अपना जहन नहीं हटा सकी थी। उसे अपने कमरे में आते ही फिर से वो लम्हा याद आ गया और वो पल महसूस करने लगी जब वो उसे अलविदा कहकर निकला था। काश मैंने उन्हें रोक लिया होता। दिल बस अब ये हासिल आरज़ू ही कर सकता था। ये तमन्ना वक्त रहते दिल में जागती तो शायद अभी वो पछतावों की जद में ना होती। वक्त गुजरने के बाद इंसान को जिन बातों का एहसास होता है, अगर वक्त रहते हो जाए तो दोनों तरफ के लोग तकलीफ से बच जाएं। अगली सुबह बालाज को होश आया तो मीनू और अस्पी भी बालाज चाचा के साथ अब उसके पास मौजूद थे। बालाज भाई, आप कैसे हैं? ये सब कैसे हो गया? मीनू बालाज के रुखसार पर हाथ रखे हुए रूहान सा होती पूछ रही थी। ठीक हूँ मीनू, तुम परेशान नहीं हो, बस कुछ पता नहीं चला। बालाज की आवाज़ मध्यम थी। वो सोच रहा था कि एक्सीडेंट के बाद भी वो जिंदा है। वजूद में उठती तकलीफ़ से ज़्यादा उसे ये बात सोच कर तकलीफ़ हो रही थी। बालाज से मिलने के बाद अस्फी और मीनू भी घर के लिए रवाना हो गए थे। अब सिर्फ साबिर चाचा ही वहाँ मौजूद थे। मैं जान गया हूँ बाबा, आपने ये सब क्यों किया है। आप रात बार बार कशफ बिटिया को बुला रहे थे, उनसे माफ़ी मांग रहे थे। नाराज़गियाँ अपनी जगह, उन्हें ज़िंदगी में ही ख़त्म किया जाता है, ना कि इस तरह के इंतहाई कदम उठाकर माफ़िया मांगी जाती हैं। जानते हैं सब कितने परेशान हो गए थे। और कशफ बिटिया, वो तो जब डॉक्टर ने कहा कि बस दुआ करें तो बेहोश ही हो गई थी, और फिर वो जिस तरह रो रही थी, अब क्या बताऊँ आपको। साबिर चाचा के आखिरी इंकशाफ पर बालाज ने चौंक कर उन्हें देखा। कशफ आई थी यहाँ? अगले ही पल उसकी ज़बान पर सवाल था। जी, यहीं थी आपके पास। अस्फी बाबा के कहने पर आबदा बहन और कशफ बिटिया घर चली गई थी। रात को आपका दोस्त शिराज भी यहीं था, वही आपको यहाँ लाया था। सफ़ी साहब की फैमिली भी थी। ये सब लोग रात को घर चले गए थे, अब फिर से चक्कर लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि आबदा और सफ़ी साहब की फैमिली के अलावा शिराज भी फूलों के गुलदस्ते के हमरा बालाज से मिलने आया था। एक कशफ ही थी जो उससे मिलने नहीं आई थी। जब से उसे इल्म हुआ था कि बालाज अब होश में आ चुका है और ख़तरे की कोई बात नहीं, उसके पछतावे तो दिल से हटे ही थे। उसने खुदा का शुक्र भी अदा किया था, लेकिन वो बालाज से मिलने नहीं आई थी। बालाज के दिल का बोझ हर गुजरते पल के साथ बढ़ने लगा था। उसे लगा कि कशफ ने उसे अब भी माफ़ नहीं किया। कशफ बिटिया, अब तुम्हें बालाज को माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे सख्त दिल इंसान को खुदा भी पसंद नहीं करता, और बीमार की इयादत करना तो वैसे भी सवाब का काम है। फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं गई? आप द हॉस्पिटल से वापसी पर कशफ के पास चली आई थी। मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ माँ, बस अभी कुछ वक्त चाहिए मुझे। आखिरी बात पर कशफ ने नज़र चुराई थी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन देखो ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ उसे। हो सकता है वो शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर हो। आमदा ने बालाज की बेचैनी को महसूस किया था, इसीलिए बेटी को समझा रही थी कि अब तो वो रंजिशें ख़त्म कर ही दे। जी माँ, कशफ ने इस बात में सर हिला दिया। जाने अब उसके दिल में क्या था। असली तो मुकर्ररा दिन फिर से इस्लामाबाद पहुँच चुका था।
आज दिन को उसकी डीके से मुलाकात थी। बालाज की वजह से वो सुभान साहब से रब्ता नहीं कर सका था। उसे नहीं पता था कि अब उनका आगे का क्या प्लान है। उसने डीके की तरफ जाते हुए रास्ते में ही हसन साहब को कॉल करके तमाम मालूमात ली थी। उसने आके के लोगों को अपनी आमद की इत्तला नहीं दी थी, जो अपने होटल रूम में ही उसके मुंतज़िर थे, बल्कि अभी भी वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के हमरा वहाँ पहुँचा था, जो अब भी उसी हुलिये में थे। कल रात डीके भी शहर से बाहर था। हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया और रात उसके फार्म हाउस पर पहुँच गए। वहाँ मौजूद गार्ड्स को, जो ज़्यादा तादाद में नहीं थे, डार्ट गन से ट्रैंकुलाइज़र दे दिया गया। सबसे पहले वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों को नकारा कर दिया। फिर हमारे लिए अपना काम करना आसान हो गया था। हमने वहाँ मौजूद जानवरों और परिंदों को आसानी से निकाल लिया था। इसके बाद हमने इस तमाम फार्म हाउस का जायज़ा लिया तो ये इंकशाफ हुआ कि डीके के यहाँ सिर्फ पोस्ट की काश का इलीगल काम ही नहीं होता, बल्कि इसी फार्म हाउस के पीछे इससे मुल्हक एक बहुत बड़ा गोडाउन है, जिसमें वसी पैमाने पर अल्कोहल यानी शराब की बोतलें तैयार की जाती हैं, और साथ ही साथ वहीं जदीद किस्म का असला भी था, जो शायद वो बैरून मुल्क से दरामद करता है। हमने उसके गोदाम में बम नस्ब कर दिया था। ये इसका रिमोट है, बस एक बटन दबाने की देर है, एक ही पल में सब कुछ उड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ मौजूद अल्कोहल, बारूद और हथियार फ़ौरन आग पकड़ लेंगे, और ये आग फैलकर उसकी पोस्ट की फसल को तो तबाह करेगी ही, साथ ही साथ उसका फार्म हाउस भी जला डालेगी। फिर डीके का नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। चाहते तो हम उस पर हाथ डाल सकते थे, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा देर जेल की सलाखों के पीछे नहीं रह सकते। ऊपर से कॉल्स आएंगी जो उसे आज़ाद करवाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, और ऊपर जवाबदेह भी होना पड़ेगा। इसलिए उसे पकड़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम कोई ऑपरेशन किए बिना बस इस मंसूबे के तहत मुल्क को एक बुरे आदमी से पाक कर देंगे, जिसने अब तक जाने कितने लोगों की जान ली होगी। मुल्क की नौजवान नस्ल को तबाह करने में भी उसका हाथ है, क्योंकि उसके लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी फैले हुए हैं, जो तलबा और तालबात को नशे की लत लगाकर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। इस सब से इन जैसे सफाक लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसके खात्मे का वक्त आ चुका है। सुभान साहब से उसकी मुख्तसर बात हुई थी। उनका कहना था कि तुम्हें रमीज़ ब्रीफिंग दे देगा, और ऐसा हुआ था। उसके साथ गाड़ी में मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट के 4 लोग मौजूद थे, और रमीज़ भी उन्हीं में से एक था, जिसने उसे ये तमाम ब्रीफिंग देते हुए रिमोट उसकी सिमत बढ़ाया था। असली ब्लैक 3-पीस सूट में मलबूस था, और आंखों पर महंगे गूगल्स और कलाई में कीमती घड़ी उसकी वजाहत को बढ़ा रही थी। इन सब ने कानों में ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखे थे, ताकि एक दूसरे से राब्ते में रहें। सुभान साहब भी इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा थे। फार्म हाउस में दाखिल होते ही रमीज़ ने मुस्तादी से बाहर निकलते हुए असफ़ी के लिए दरवाज़ा वार किया, और वो शान से चलते हुए फार्म हाउस में दाखिल हुआ। बड़ा सा हॉल, जो खूबसूरत फर्नीचर, दीदा ज़ेब पेंटिंग्स और नवादरात से मुज़य्यन एक खूबसूरत दीवान खाने का मंजर पेश कर रहा था। असफ़ी के पीछे उसके 2 लोग भी अंदर दाखिल हुए। वो भी आज सूटेड बूटेड थे। 2 लोग गाड़ी में ही मौजूद थे। डीके उसका मुंतज़िर था, जिसके 2 लोग उसके पीछे असले के साथ उसकी हिफाजत के लिए खड़े थे। वो टांग पर टांग चढ़ाए 2 उंगलियों में सिगार दबाए असफ़ी को ही देख रहा था। असफ़ी भी मेज़ पर अपना रिवॉल्वर और गॉगल्स उतार कर रखते हुए डीके के रूबरू सामने सोफे पर बैठ चुका था। मैं कल पाशा के पास गया था और सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था कि इब्राहिम खान फिर से माल उठाने का ख्वाहिशमंद है, इसलिए अब 50-50 माल सप्लाई करूँगा, यानी आधा माल पाशा को मिलेगा और आधा तुम्हें। अब तो खुश हो ना? लेकिन कल मेरी गैर मौजूदगी में एक अजीब माजरा हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ। कल रात मेरे फार्म हाउस में कुछ लोग दाखिल हुए थे। हैरत की बात तो यह है कि उन्होंने मेरे माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मेरे पालतू जानवरों और परिंदों को उठाकर ले गए। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई हमारे धंधे के आदमी नहीं है, कोई मामूली चोर या स्मगलर है। हाँ, उन्होंने जुर्रत बहुत बड़ी दिखाई है, लेकिन अब बच नहीं पाएंगे। जल्द ही दिलावर खान की पकड़ में होंगे। उसके बैठते ही डीके ने चुटकी बजाई और यहाँ असफ़ी से अपनी बात जारी रखी। उसके इशारा करते ही 2 खूबसूरत लड़कियाँ ट्रे में शराब की बोतलें और ग्लास लिए अदा से चलती हुई हाजिर हो गई थीं। एक का लिबास उसके बदन से चिपका हुआ था कि उसका वजूद उस लिबास में नुमायाँ हो रहा था, और दूसरी लड़की ने मगरबी लिबास ज़ेबतन किया हुआ था कि उसका आधा वजूद लिबास से आज़ाद था। एक लड़की सोफे के दरमियान पड़े बड़े से जदीद तर्ज के ग्लास टेबल पर डीके के करीब ट्रे रखते ही ग्लास में शराब को उंडेलने लगी थी, तो दूसरी लड़की
जिसके लिबास से उसका वजूद उरिया हो रहा था, असफी के करीब फर्श पर पंजों के बल बैठे ग्लास में मशरूम उंडेलते हुए असफी को दावत देती नज़रों से देख रही थी। हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। असफी की निगाहों का मरकज़ अब भी डीके ही था। उससे उन लड़कियों की तरफ निगाह करना गवारा नहीं किया था और वो खुद को पुरसुकून ज़ाहिर कर रहा था कि गुज़िश्ता रात वाले वाक़े पर डीके को कोई शक भी नहीं गुजरा। वो लड़की डीके के हाथ से सिगार लेकर उसे ग्लास थमा चुकी थी और अगले ही पल उसके पहलू में चिपक कर बैठी असफी को ही ललचाती निगाहों से देख रही थी। दूसरी तरफ असफी के सामने मौजूद लड़की ने भी उसकी तरफ ग्लास बढ़ाया तो असफी ने हाथ के इशारे से इनकार कर दिया था। वो लड़की उसके सामने मेज़ पर ग्लास रखते ही उसके पहलू में आ बैठी थी और ये सब कुछ अब असफी की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आपने अपना काम कर दिया ना, अब यहाँ से जा सकती हैं। असफी ने एक अबरूज खाया, पहली बार खौफ भरी निगाह उस लड़की पर डाली और उसे फांसा बनाकर बैठ गया। यार क्या हो गया तुम्हें? अब इतनी तब्दीली भी अच्छी नहीं है। ये सब तो तुम्हें पसंद था। पहले तुम जब भी यहाँ चक्कर लगाते थे, तुम्हारी ख्वाहिश पर कम से कम 2 लड़कियाँ तो तुम्हारे लिए मौजूद होती थीं, जिनके साथ तुम एक कमरे में वक्त बिताते थे। अब क्या हो गया है? या फिर ये सब हमारे लिए कर रहे हो? दिल उस लड़की के साथ तन्हाई मांग रहा है। डीके ने असफी का ये रवैया देखकर अपने पहलू में बैठी लड़की के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए अपनी बात के दौरान कहका लगाकर असफी को देखकर एक आँख का कोना दबाया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मैं ऐसे सस्ते शौक नहीं रखता। अब बदल चुका है। असफी को उसका मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने कोट की जेब से सिगरेट और लाइटर निकालते हुए संजीदगी से जवाब दिया, हाँ मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है, जबकि तुम तो शादी के खिलाफ थे और तुम्हारा कहना था कि जब शौक़ यूं ही पूरे हो रहे हैं तो इस झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है। डीके ने इब्राहिम खान के मुतालिक एक नया इंकशाफ किया तो असफी ने सिगरेट का कश लगाकर धुएं के मरगोले को लबों से आज़ाद करते हुए बेजारियत से उसे देखा। अब उससे रहा ना गया तो वो मुंह में बड़बड़ाते हुए इब्राहिम खान को गाली दे गया था। अभी जिसके रूप में वो यहाँ बैठा उसकी गलाज़त भरी ज़िंदगी के किस्से सुन रहा था। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और वो कोई और नहीं, तुम्हारा पुराना दोस्त था जिसे तुमने अपने हाथों से ही कत्ल कर डाला। और यूँ एक बार फिर से तुम मैदान में उतरे और लोग तो समझ रहे थे कि के मर चुका है। डीके ने सपाट से अंदाज में बात की थी, लेकिन असफी के तेवर बिगड़ने में 1 सेकंड लगा था। धंधे से हटकर कोई मेरी ज़ातियात में घुसने की कोशिश करे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मैं सारे लिहाज भूल जाता हूँ कि सामने कौन बैठा है। असफी ने सामने पड़े शराब के गिलास को हाथ मारकर फर्श पर पटक दिया था और साथ ही बोतल भी उठाकर दीवार पर दे मारी। उसके साथ बैठी लड़की ये सब देखकर सहम गई थी। उसके हलक से एक चीख बुलंद हुई और वो डर कर डीके के पास जा बैठी। माना कि तुम माफिया में अपने धंधे की वजह से किंग माने जाते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ बैठे हो। बीवी की बेवफाई ने लगता है हमारे शेर के दिल को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन ये टीना और रीना है ना, तुम्हारा सारा दर्द समेट लेंगी। एक मौका तो दो उन्हें। डीके ने पहलू में बैठी लड़कियों को देखकर उसे मशवरा दिया, बकवास बंद करो अपनी। इतना गिरा हुआ नहीं है, ना दिल की तस्कीन के लिए इतने सस्ते शौक़ रखता है। जब तुम ऐसी बातें करोगे तो वाकई मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ और सामने कौन है। शायद तुमने नहीं सुना कि ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है, सो उससे बच के रहना चाहिए, ना कि उसके अंदर लगी आग को भड़काना चाहिए, क्योंकि जब वो पलट कर वार करता है तो शिकार को एक ही जिस्म में दबोच कर शिकार कर लेता है। दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी, सो गुड बाय। असफी के तेवर बता रहे थे कि साइम का किस्सा सुनकर उसके अंदर आज फिर से वही आग भड़क उठी थी। माना कि एके का माफिया की दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि मैं ज़ख्मी शेर को काबू करना अच्छे से जानता हूँ। मेरा नाम भी दिलावर खान है। डीके भी उसके उठते ही अपनी दिलचस्प छोड़ चुका था। ज़ख्म जब महबूबा की तरफ से लगा हो तो दुनिया की कोई ताकत उस ज़ख्मी शेर को काबू नहीं कर सकती। जो आग मेरे दिल में लगी है उसे अब अंदर नहीं रखूँगा, बल्कि पूरी दुनिया को ही उससे झुलसा डालूँगा। असफी के लबों पर जहरखंद मुस्कुराहट थी, लेकिन कनपटी की तनी हुई रगें उसकी अंदरूनी कैफियत की तर्जुमान थी। उसने आधी सिगरेट को मेज़ पर पड़े एशट्रे में मसल दिया था और अपना रिवॉल्वर और गूगल्स उठाए एक कारदार निगाह डीके पर डाली।
मिस्टर डीके, तुम्हारी सोच है कि ज़ख्मी शेर को काबू कर सकोगे, वो भी तब जबकि वो ज़ख्मी है और बिखरा हुआ भी। तुम्हें तुम्हारे इस फार्म हाउस समेत राख ना बना डाला तो मेरा नाम भी एके नहीं। गुड बाय मिस्टर डीके। असफंद कमाल, चूँकि नहायत धीमे मिजाज का मालिक था, लेकिन जब वो माफिया में कदम रखते ही एके के नाम से जाना गया तो खुद पर बेरहमी का खौल चढ़ा गया। डीके ने असफी को फिर से वो सब याद करवा दिया था जिसे वो लाख जतन के बाद भी जहन और दिल के पर्दों से ओझल करने में कामयाब रहा था। असफंद कमाल की महबूबा को उससे नफरत थी। वो उसके उबाश दोस्त से मोहब्बत की पेंगी बढ़ाने लगी। उसी शख्स ने उसकी महबूबा का रेप किया। माफिया की दुनिया में कदम रखने से पहले असफी ने पहला कत्ल उस शख्स का ही किया था। उसे कत्ल कर देने के बावजूद उसके अंदर लगी आग कम नहीं हुई थी। असफी की बात पर डीके को भी खतरे की घंटी सुनाई दी। जब भी वो असफी के पीछे बाहर निकल आया था, असफी और उसके लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और गेट अबूर करते ही असफी ने रिमोट का बटन दबा दिया था। धमाके की आवाज़ से वो फार्म हाउस गूंज उठा था और प्लान के मुताबिक वहाँ फौरी तौर पर आग फैलने लगी थी। इस फौरी और अचानक हमले के लिए डीके कहाँ तैयार था। ये धमाका जहाँ गोदाम के दर और दीवार को हिला गया, वहीं उसकी गूंज डीके के हवास को बुरी तरह मुतासिर करती थी। लम्हा भर को तो वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है, लेकिन उकुब से उठते आग के शोले और आसमान की सिमत बढ़ता हुआ धुआं उसे साफ साफ बता रहा था कि ये काम एके यानी इब्राहिम खान का किया हुआ है। इसका मतलब है कि कल उसके कारिंदे ही मेरे फार्म हाउस पर आए थे। ये सोच के तो डीके का दिमाग बिल्कुल ही माऊफ होने को था कि उसने किस कदर मक्कारी से तमाम गेम खेली थी कि डीके को इल्म ही नहीं हो सका। ये क्या कर दिया है एके ने, मेरे फार्म हाउस पर आकर मेरे सामने ही आग लगा डाली। अब तुम भी नहीं बचोगे। कहाँ मर गए हो सबके सब? फायर ब्रिगेड को कॉल करो, हरी अप। और देखो एके को शूट कर दो, वो यहाँ से बचकर जाने ना पाए। डीके ये सब देखकर भड़क उठा था और चिल्लाते हुए अपने कारिंदों को हुक्म दे रहा था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।